हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ अकाउंटिंग अजम्पशन और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। अकाउंटिंग अजम्पशन थी एक तो गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल या पॉलिसी, और कई सारे हम लोगों ने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़े थे। आज की क्लास में दो तीन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बाकी रह गए थे, उस चीज को हम क्लियर करेंगे, उन कंसेप्ट्स को हम लोग आज क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है आप लोगों का कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल को दर्शाता है या प्रूडेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करता है। प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? तो प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि आपके बिजनेस में जितने भी फ्यूचर में आने वाले लॉसेस हैं या रिस्क हैं जिनकी वजह से लॉस हो सकता है, उन सबको तो आप पहले नोट डाउन कर लो, उन सबको तो आप पहले रिकॉर्ड कर लो, लेकिन जो आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं उनको आप तभी रिकॉर्ड करो जब वो अर्न होते हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बोलता है कि ऑल लॉसेस या फिर ऑल फ्यूचर लॉसेस या फिर ऑल रिस्क दैट माइट टर्न इनटू लॉसेस, इन सब को तो हम लोगों को रिकॉर्ड करना है कब? जब ये एक्सपेक्टेड हो। ठीक है, एक काम करते हैं, इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो, आप लोगों का जो मोबाइल शॉप था उसमें आप लोगों ने लेट्स सपोज 20 मोबाइल फोन सेल करे, और ये 20 मोबाइल फोन्स जो आपने सेल करे ये आपने क्रेडिट पे सेल करे। क्रेडिट पे सेल करने का मतलब उधारी पे सेल करे। ये जो क्रेडिट पे आपने मोबाइल फोन सेल करे, तो आपने एक एक्सपेक्टेशन लगाई, एक उम्मीद लगाई कि हो सकता है एक कस्टमर ऐसा हो जो कि मोबाइल का पैसा नहीं दे, जिससे हम लोगों को मोबाइल की रिकवरी, मोबाइल के अमाउंट की रिकवरी नहीं होगी। इसको हम लोग कहते हैं, ये जो एक कस्टमर है ना जिसका पैसा नहीं आया, इसको हम कहते हैं कि ये आपके बिजनेस में हो गया बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब कि जो गुड्स आप लोगों ने उधारी पे बेचे उनमें से कुछ गुड्स का आपके बिजनेस में कभी पैसे की रिकवरी हुई ही नहीं, तो उसको कहते हैं कि आपके बिजनेस के ये हो गए बैड डेट्स। अब कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में इसका रोल बताता हूं। अब कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ऐसा बोलता है कि इन बैड डेट का आप लोग प्रोविजन बना लो। भाई फ्यूचर में होने वाला एक्सपेक्टेड लॉस है ये, तो आप लोग एक प्रोविजन बना लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। ये प्रोविजन क्या करेगा? आपके लिए उस एक मोबाइल फोन का पैसा पहले से ही साइड में कर देगा। मतलब कि लेट सपोज उस एक मोबाइल फोन की जो वैल्यू थी वो थी ₹50,000, तो आप लोगों ने एक प्रोविजन बनाया, किस नाम से? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम से। और उस प्रोविजन में आप लोगों ने ₹50,000 उस मोबाइल की वैल्यू को पहले ही साइड कर दिया। क्यों साइड करा? क्योंकि ये आपका एक्सपेक्टेड लॉस था, इसलिए आप लोगों ने पहले ही उस 50,000 को साइड में कर दिया और ये बोल दिया कि भाई अगर भविष्य में ये नुकसान हुआ तो इन 50,000 रुपए को जो हमने साइड किया है इससे हम इस नुकसान की भरपाई कर लेंगे। अब ये क्यों बनाया हमने? ये हमने बनाया कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के चलते ही, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ने बोला है कि आपके फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो ये जो आपका जो एक कस्टमर से जो पैसा नहीं आना था ना, ये फ्यूचर डेट में नहीं आएगा। आपने एक्सपेक्ट क्या किया कि ये फ्यूचर डेट में पैसा नहीं आएगा, लेकिन उस फ्यूचर लॉस के लिए आपने प्रोविजन आज ही बना लिया। तो ये बनाया हमने कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की वजह से। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट बस इतना सा कहता है कि all future losses must be recorded as and when expected, but all future gains must be recorded when it is earned। इतना सा समझाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोगों का है मटीरियलिटी कंसेप्ट। मटीरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? मटीरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि आप लोगों के बिजनेस के जितने भी मटीरियल इंफॉर्मेशन है ना, मटीरियल मतलब कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उन मटीरियल इंफॉर्मेशन को तो आप रिकॉर्ड करो, लेकिन जो आपके बिजनेस के मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है उनको आप लोग रिकॉर्ड मत करो, उनको आप लोग इग्नोर करो। अब सर कौन से मटेरियल इंफॉर्मेशन और कौन से मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो आप लोग अपने बिजनेस में एक पेन परचेज करके लेके आए ₹200 का, तो ये कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन है क्या? मटेरियल इंफॉर्मेशन का मतलब है कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या कि आपके इन्वेस्टर्स का प्लान चेंज हो जाएगा इससे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए? तो नहीं, ये कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक छोटा सा एक्सपेंस है। इसको हम लोग रिकॉर्ड तो करेंगे, लेकिन हम लोग कभी भी इसको असेट में रिकॉर्ड करेंगे क्या? तो नहीं, असेट में रिकॉर्ड हम नहीं करेंगे। ये एक बिजनेस का छोटा सा एक्सपेंस है, तो हम इसको एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लेंगे।
लेकिन इसी जगह पे आप लोग लेकर आए मान लो कोई एक मशीन जिसकी वैल्यू थी ₹2 लाख, तो ये एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है क्या? ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या? तो बिल्कुल ये एक मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हो सकता है इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को चेंज कर ले। इन्वेस्टर बोले कि भाई ये मशीन लेकर आया आप अपनी कंपनी में, अब इस मशीन से तो हमारे को बहुत फायदा होगा, एक काम करते हैं हम आपकी कंपनी में इतना अमाउंट और इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो मशीन है, ये मशीन आपके लिए हो गया एक मटेरियल इंफॉर्मेशन, और इसीलिए मशीन को हम लोग शो करेंगे कहाँ पे? तो असेट अकाउंट में। तो मटीरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? मटीरियलिटी कंसेप्ट ऐसा बताता है कि आपके बिजनेस के जो मटीरियल इंफॉर्मेशन है उनको तो आप डिस्क्लोज करो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट में, लेकिन जो आपके बिजनेस के मटीरियल इंफॉर्मेशन नहीं है उनको हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या है ये बैलेंस शीट, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम फ्यूचर में समझेंगे, लेकिन हाँ उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसका जो भी इम्पैक्ट आ रहा है वो कोई बहुत मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है, तो इन्वेस्टर का कोई डिसीजन ऐसे चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये बोलता है कि आप लोग अपने अकाउंट्स में जितनी भी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, जितने भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, उन ट्रांजैक्शंस का एक प्रूफ होना चाहिए, एक वेरीफाइएबल एविडेंस होना चाहिए। उस बेसिस पे ही आप अपने अकाउंट्स में चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो, ना कि अपने ओपिनियन पे, ना कि किसी बायसनेस की वजह से। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का इतना सही बोलना है कि जब तक आपके पास ट्रांजैक्शन का एक वेरीफाइएबल एविडेंस ना हो तब तक आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड मत करो। यही चीज कैसे रिलेट करते हैं? हम इसको रिलेट करते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट से। तो प्रूडेंस कंसेप्ट ने क्या बोला था कि जब तक प्रॉफिट अर्न नहीं होगा तब तक हम उस प्रॉफिट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज आप लोग गुड्स परचेज कर लेकर आए, तो जो परचेज ऑफ गुड्स है उनको आप अपनी बुक्स में तभी रिकॉर्ड करो जब आपके पास इन गुड्स का इनवॉइस है। इनवॉइस मतलब क्या? बिल। ये कहता है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो जो भी गुड्स को आप परचेज कर लेकर आए हो, उन गुड्स का अगर आपके पास बिल नहीं है तो आप उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। जो आपने सैलरी पे करी है, उस सैलरी का अगर आपके पास सैलरी पेमेंट का अगर प्रूफ नहीं है तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है कि तो प्लीज इसको आप रिकॉर्ड मत करो। जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है जो भी आपने खर्चे करे हैं, तब तक आप लोग उनको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? देखो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकलिटी में जाते हैं। इनकम टैक्स सबको पता है, सुना है टर्म इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किसको जाता है? तो इनकम टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। क्यों जाता है? तो जो भी आपने इनकम अर्न करी है उस इनकम पे कुछ अधिकार गवर्नमेंट का भी होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट उस इनकम पे टैक्स लेती है, इसको कहते हैं इनकम टैक्स। एक इंटरेस्टिंग सी बात क्या है कि आपके बिजनेस में इनकम टैक्स तभी पे होगा जब आप लोगों का बिजनेस प्रॉफिट मेकिंग होगा। अगर आपके बिजनेस में लॉस इनकर हुआ है तो आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है। ठीक है, अब इसको ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट से समझते हैं। सो लेट सपोज आप लोगों की बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा है 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, तो इस 20 लाख रुपीस पे कुछ इनकम टैक्स पे करना होगा। अब आप लोगों ने दिमाग लगाया, आप लोगों ने क्या बोला कि भाई हम लोगों ने इस प्रॉफिट में से लोगों को सैलरी पे करी है ₹5 लाख की, हम लोग गुड्स परचेज करके लाए हैं ₹10 लाख के, और हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है ₹2 लाख का, एंड फाइनली हम लोगों ने अपने शॉप का रेंट पे किया है ₹3 लाख का। तो आप लोगों का प्रॉफिट कितना था? 20 लाख रुपीस। और आप लोगों ने क्या बोला कि हमारे बिजनेस में इतने सारे खर्चे हुए हैं, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं? तो ये 20 लाख रुपीस के। लेकिन इनमें से किसी भी एक्सपेंस का आपके पास प्रूफ अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों ने अपने बुक्स में खर्चे दिखा दिए 20 लाख रुपए के। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? जितना भी आपका प्रॉफिट पहले 20 लाख रुपए का था उसमें से आपने एक्सपेंसेस पे कर दिए। कितने के पे कर दिए? तो 20 लाख रुपए के पे कर दिए। तो अब आपका प्रॉफिट कितना बचा? प्रॉफिट जीरो बचा। अब जब प्रॉफिट जीरो बचा तो कोई इनकम टैक्स देना होगा क्या? तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो इनकम टैक्स भी नहीं। अब ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट यहीं पर आता है। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट ये बोलता है कि ये जो खर्चे हुए ना, ये खर्चे, ये 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख,
आप इनको तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आपके पास इनका वैलिड प्रूफ नहीं होगा। ये सारे के सारे कंसेप्ट्स का एक मेन रीजन तो यही है कि ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए। तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट भी यही कहता है कि जब तक आपके खर्चों के आपके पास प्रूफ नहीं है तब तक उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर आप लोगों के सभी कंसेप्ट्स खत्म होते हैं। अब हम लोग एक नए टॉपिक को समझते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंटिंग मेथड्स यूज्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। अब देखो बच्चों, दो तरीके के अकाउंटिंग मेथड्स होते हैं। एक अकाउंटिंग मेथड होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक अकाउंटिंग मेथड होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि आप लोग अपने बुक्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड तब करोगे जब आपको कैश मिलेगा या जब आप कैश एक्चुअल में पे करोगे। तो लेट सपोज आप लोगों ने सैलरी पे करी अपने स्टाफ की अप्रैल मंथ की। कब पे करी? तो आप लोगों ने सैलरी को पे करा जून के महीने में। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है कि इस सैलरी को, जो आपने सैलरी पे करी है, इस सैलरी पेमेंट को आप रिकॉर्ड करोगे कौन से महीने में? अप्रैल में कि जून में? तो आप लोग इसको पे रिकॉर्ड करोगे जून के महीने में। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश और कैश इक्विवेलेंट, हो सकता है चेक हो सकता है कोई डिमांड ड्राफ्ट हो, इज रिसीव्ड और पेड। तो लेट सपोज आप लोगों का कोई सेल्स हुआ ₹5 lakhs का, लेकिन अभी तक आपके पास मनी आया नहीं, अभी तक आपके पास पैसा रिसीव नहीं हुआ, मनी नॉट रिसीव्ड। तो आप लोगों का कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या कहती है कि इसको आप रिकॉर्ड ही मत करो। क्यों रिकॉर्ड मत करो? क्योंकि अभी तक पैसा ही नहीं आया है। अब इसका कुछ लिमिटेशन होगा, कुछ नुकसान होगा। लिमिटेशन क्या है इसका? लिमिटेशन कहता है कि ये कभी भी आपका ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगा। ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन विल नॉट बी अवेलेबल। क्यों? समझते हैं। तो मैंने आपको कल बताया था कि आप लोगों का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक का होता है? तो आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। तो हम लोगों का एक फाइनेंशियल ईयर हुआ 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 तक का। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा 1 अप्रैल 2027 से लेके 31 मार्च 2028 तक का। अब इसको हम समझते हैं टेक्निकली। सो लेट सपोज कि आप लोगों ने स्टाफ की सैलरी देनी थी। स्टाफ की जो सैलरी थी वो आपको पे करनी थी फरवरी 2026 की। लेट सपोज आप लोगों के स्टाफ की, एम्प्लॉय की सैलरी आपको पे करनी है फरवरी 2027 की। फरवरी 2027 कहाँ पे फॉल होगा? तो इस वाली कैटेगरी में फॉल होगा। 1 अप्रैल 26 से लेके 31 मार्च 27 तक इस वाले ईयर में फॉल होगा। ये सैलरी आप लोगों ने पे कब करी? आप लोगों ने इसका पेमेंट करा अप्रैल 2027 में। तो हम मान के चलते हैं कि ये सैलरी थी ₹1 लाख की, जो आपको फेब में पे करनी थी, लेकिन आपने पे कब करी? अप्रैल 2027 में। अप्रैल 2027 में हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया क्या? तो बिल्कुल चेंज हो गया। हमारा अप्रैल, एक फाइनेंशियल ईयर तो चल रहा है अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक का। उसके बाद वाला फाइनेंशियल ईयर कब चला? अप्रैल 2027 से मार्च 2028 तक का। सैलरी कब पे करनी थी? तो इस वाले स्लॉट में पे करनी थी। सैलरी पे कब करी? तो इस वाले स्लॉट में पे करी। विच मीन्स कि हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया क्या? तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। अब ये जो 1 लाख रुपए की सैलरी थी, ये एक्चुअल में थी तो फरवरी मंथ की, लेकिन क्योंकि हमारा फरवरी में कैश नहीं गया तो हमने इसको रिकॉर्ड करा अप्रैल मंथ में। मतलब कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गई थी 31 मार्च 2027 को। उसके बाद हम लोगों ने इस सैलरी को रिकॉर्ड किया जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की थी। विच मीन्स कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा कुछ प्रॉफिट ज्यादा आएगा और इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा कुछ प्रॉफिट कम आएगा। पिछले फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट मान लो हमारा होता ₹20 lakhs का।
अब ये सैलरी जो है, ये जो सैलरी 1 लाख रुपए की है, ये हम लोगों ने पे नहीं करी पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में, विच मीन्स के प्रॉफिट 20 लाख का शो हो रहा है। अगर हम इसको रिकॉर्ड पिछले साल ही कर देते तो हमारा जो प्रॉफिट होता ये -1 लाख हो जाता और हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो आता 19 लाख का आता। तो यहाँ पर क्या होता, हमारा ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन हो जाता। लेकिन हमने कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करा, तो उसने क्या बोला कि भाई जब कैश पेमेंट होगा तभी आप उसको रिकॉर्ड करना। तो ये तो था हमारा 2027 का प्रॉफिट। लेकिन जब हम 2028 का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, 2028 के प्रॉफिट में क्या होगा, लेट सपोज हमारा प्रॉफिट इस साल हुआ 20 लाख का, लेकिन इस प्रॉफिट में हम लोगों को कौन सी सैलरी माइनस करनी पड़ेगी, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की सैलरी थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर की सैलरी हम लोगों ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड नहीं करी थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमने सैलरी दी नहीं थी। सैलरी दी नहीं थी तो हमारे पास से पैसा गया नहीं था। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ने बोला कि भाई जब आपके पास से पैसा जाएगा तभी आप इस पैसे को रिकॉर्ड करोगे। तो हम लोगों ने क्या करा कि उस सैलरी को अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड करा, विच मीन्स कि 2028 का प्रॉफिट तो एक्चुअल में था 20 लाख रुपए, लेकिन पिछले साल की सैलरी पेंडिंग थी तो वो अब यहाँ से माइनस होएगी, -1 लाख रुपीज। और अब आपका प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आएगा, 19 लाख रुपीज का। तो जो प्रॉफिट आपका पिछले साल आना चाहिए था 1 लाख की वजह से, वो प्रॉफिट आपका इफेक्ट हुआ इस साल में। मतलब पिछले साल का प्रॉफिट आपका 19 लाख आना तो आपने 20 लाख दिखाया, और इस साल का प्रॉफिट 20 लाख आना तो आपको 19 लाख दिखाना पड़ा। तो ये क्या हुआ, ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं हुआ। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हम लोगों का कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कभी भी फॉलो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है कि आपका ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ये कभी नहीं बता पाएगा। इसलिए जो फॉलो होता है हमारा अकाउंटिंग मेथड, वो होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है? अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि जब भी आप लोगों का खर्चा हो रहा है, भले ही वो कैश में गया हो या कैश में नहीं गया हो, या कैश में आया हो या कैश में ना आया हो, आप तो उसको रिकॉर्ड कर लो। अब जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो आपका ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगा। लेट सपोज सैलरी है स्टाफ की जो कि आपको पे करनी है ₹1 लाख की, और इसमें आपने डिले कर दिया। उसी एग्जांपल को पकड़ के चलते हैं, तो इसमें आपने डिले कर दिया कि आपका नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, उस फाइनेंशियल ईयर में, नए फाइनेंशियल ईयर में आपने सैलरी को पे किया। तो अक्रूवल बेसिस ने क्या बोला कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने कैश पे किया बाद में, लेकिन ये जो एक्सपेंस अकर हुआ था ये तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में अकर हो गया था। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में अकर हुआ, इसलिए आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, जो हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम देखी थी कि भाई वो 20 लाख का प्रॉफिट था, प्रॉफिट होना 19 लाख का था, लेकिन वो हुआ कितने का, 20 लाख का। अब अक्रूवल बेसिस में वो दिक्कत नहीं आएगी। अक्रूवल बेसिस के हिसाब से क्या होगा कि हमारा 2027 का प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली 19 लाख का ही दिखेगा, और अगले साल का 2028 का जो प्रॉफिट था 20 लाख रुपए का, उस पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो हो गया ना ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। तो यही चीज बताता है हम लोगों का अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए जो अकाउंट्स में फॉलो होता है वो आपका अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो होता है, कैश बेसिस फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोगों ने बचे हुए कंसेप्ट आज पढ़े और हम लोगों ने अकाउंटिंग मेथड्स देखे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और जो आपका जीएसटी का इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा उसको भी देखेंगे। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि आपको कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स का रिजोल्यूशन दे दूं। बट लेट सपोज कोई कॉमन डाउट आ रहा है सभी का, तो फिर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।